अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज मेरे साथ जनाब मोहतरम इसहाक अब्बासी साहब, जिन्होंने ये किताब जम्मू और कश्मीर की आज़ादी मगर कैसे, और ये अपनी जान पर खेल के लिखने के मुतरादिफ है। तो आज थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के ये किताब का बैकग्राउंड क्या है, कैसे इनके जहन में आया, क्यों लिखा, और मौत से क्या आपको डर नहीं लगा, तो ये सारी चीज़ें ज़रा पूछते हैं। इस जगह का इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि बचपन में यहाँ पे इन्होंने पढ़ा है। तो ये तारीखी जंगल है जिसको आजकल बेदर्दी से काटा जा रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की है, वो भी इनसे पूछेंगे। तो ये इंटरव्यू 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। तो काफ़ी मुश्किल सवालात, मैं भी काफ़ी तनकीद करता रहा हूँ इनके जो आइडियालॉजी है, लेकिन बिल आखिर मुझे भी कन्विंस होना पड़ा ये किताब पढ़ के। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा आपने ऊंचा बोलना है, कैमरा हमने एक पत्थर के ऊपर रखा हुआ है तो हालात आपके सामने है। तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, काफ़ी अपने मसरूफ़ वक्त से वक्त निकाला हमारे लिए। तो पहले तो इस किताब के जो सवालात हैं उनसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपको मौत से डर नहीं लगता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत हकीकत है, उसने आना ही आना है, और ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होती है। उसे डर कर तो इंसान ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, न सिर्फ कोई बड़ा काम नहीं कर सकता बल्कि छोटा काम भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा मौत ने आना ही होता है, इसलिए उसे खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने सवाल ये इसलिए पूछा है कि जो किताब आपने लिखी है, जो आपने इंकशाफात इस किताब के अंदर किए हैं, ये मैंने भी, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मुझे आज तक ऐसी कोई बुक नहीं मिली जिसके अंदर A to Z जो होता रहा कश्मीर के साथ, जिसने जो किया, चाहे उसमें सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब हों, मुशर्रफ हो, ज़िया-उल हक हो, अयूब खान हो, लियाकत अली खान हो, तो आपने किसी को भी नहीं बख्शा। तो मेरा सवाल सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा जो हालात हैं, जो हमारे मुल्की हालात हैं ओवरऑल, तो उनको देखते जनाब हुए? बात यह है कि हमारे कश्मीर के अंदर 1846 से लेकर कश्मीरी मुसलमान कुर्बानियाँ देते रहे आज़ादी के लिए। इसके बाद बहुत मुख्तसर अरसे में दीगर महकूम अक़वाम ने कुर्बानियाँ दी और आज़ादियाँ हासिल की, लेकिन हमें न सिर्फ हम आज़ादी हासिल कर सके बल्कि हमारा मुल्क जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 2/3 हिस्से पे भारत का गासबाना कब्ज़ा है, 1/3 हिस्सा 32-32.5 हज़ार मरबा मील पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल में है, यानी आज़ाद कश्मीर बशमूल गिलगित-बल्तिस्तान। तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है और कश्मीरी मुसलमान जो है जुल्म का शिकार हैं। इस पे मैंने तहकीक की कि आखिर वजह क्या है कि दीगर अक़वाम तो थोड़े अरसा कुर्बानियाँ देकर उन्होंने आज़ादी हासिल की, और हमारी तवील तर जदोजहद और अजीम तर इंसानी जानों की कुर्बानियाँ, इसके बावजूद हमारी पोजीशन ये है। तो उस तहकीक के नतीजे में ये आया कि साफ ज़ाहिर है इसमें ख़तरात तो थे, लेकिन आखिर सच बोलना पड़ता है। ज़ाती कुर्बानी अगर हालात वाक़यात और कौमी मफाद ज़ाती कुर्बानी मांगता है तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, कौमों के लिए कुर्बानी दी जाती है। तो मैंने ये ख़तरा मोल लेते हुए कि असल बात क्या है, तो असल मेरे जो है ना तहकीक में ये आया कि भारत के वज़ीर आज़म पंडित नेहरू और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने एक खुफिया माहदे के तहत कश्मीर को उस वक्त तकसीम किया, और वो तकसीम स्टिल वो उसी तरह कायम है। और न पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर जो भारत के कब्ज़े में है वो आज़ाद हो, और न इंडिया चाहता है कि जो पाकिस्तान के पास है वो भारत में जाए। तो लिहाजा कश्मीरी कुर्बानियाँ देते रहें और अपना जो है कश्मीर इसी तरह इसकी बंदरबान जारी रहे। और अब हमारी लीडरशिप जो है तो वो हर लीडर चौधरी गुलाम अब्बास और शेख अब्दुल्ला से लेकर आज तक जितनी लीडरशिप गुजरी है, उन्होंने
सच्चाई की बुनियाद पर आज़ादी वतन के लिए कोई काम नहीं किया। चूँकि मेरी तहकीक में यही आया और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि मेरी किसी बात को कोई भी जो है वो इससे जो है ना पहलू तय करके दिखाए, यानी इसे गलत साबित करके दिखाए। तो अब जब मैंने महसूस किया कि जब ऐसे हालात हैं तो फिर सच कहना चाहिए, लिखना चाहिए और कौम तक सच जाना चाहिए। हो सकता है कि गैरतमंद कौम के गयूर नौजवान जो कम अज़ कम मुबुल वतनी रखते हैं, जो आज़ादी की सोच रखते हैं, जो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो अपने वतन मादर वतन की आज़ादी के लिए बुनियादी तौर पर इस सच्चाई को लेकर आगे चलें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के गयूर नौजवान जो शऊर रखते हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं, आज़ादी से प्यार करते हैं, वो यकीनन इस बुनियाद को आगे लेकर चलेंगे, इस बुनियाद पे तहरीक को नज़म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज़ादी लेकर रहेंगे। आप जब आज़ादी की बात करते हैं तो आपका क्या मतलब है? अब एक हमारा आज़ाद कश्मीर है, हम इसको आज़ाद कहते हैं कि ये एक ऐसा खिता है कि जिसमें हम रह रहे हैं, हमारी अपनी हुकूमत है, सब कुछ अपना है। दूसरी तरफ जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो इंडिया के पास है या चाइना के पास है, तो क्या आप उसकी बात कर रहे हैं या इंक्लूडिंग ये एरिया भी आप? सब बात यह है कि हमारा मादर वतन 84,431 मुरबा मील पे 471 मुरबा मील पे मुश्तमिल है, जिसमें ये सारे खिते जो आपने बयान फरमाए ये शामिल हैं। और इस सब की हम सारे जम्मू कश्मीर की आज़ादी, कौमी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी चाहते हैं। इसके अलावा जो कोई एक खिता जहाँ ये कहा जाता है यह आज़ाद कश्मीर, तो यह असल में आज़ाद कश्मीर नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूँ, और एक दफ़ा मैं लाहौर में चीफ जस्टिस जो थे नसीम हसन शाह, उनसे सवाल किया था एक महफिल आम में। मैंने कहा कि भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अंदर जो नाम नहादी असम्बली है उसके इंतखाबात होते हैं, तो वहाँ के उस उम्मीदवार के लिए ये शर्त आयद है कि वो इलाके हिंदुस्तान पे साइन करता है, हल्फ उठाता है इसका कि मैं हल्फान इकरार करता हूँ कि जम्मू कश्मीर का भारत के साथ इलाका वफादार रहूँगा। जो ये हल्फ इस अमर का हल्फ उठाता है वो अहल हो जाता है, और जो नहीं उठाता वो नाइल होता है। और बिल्कुल यही बात हमारे कश्मीर, इस आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर भी यही बात है कि जो उम्मीदवार असम्बली का इस अमर का हल्फ उठाता है कि मैं इलाके पाकिस्तान का इकरार करता हूँ, इस के इलाके पाकिस्तान का वफादार रहूँगा, तो वो अहल है। जो ये इकरार नहीं करता वो नाइल है। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि कानून की नज़र में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। अब फिर ये देखें कि भारत के अंदर जो रियासत है वो जो वो मकबूजा जिसे हम कहते हैं, है भी मकबूजा ही है, वहाँ गवर्नर के अलावा ये जो 5 ये अगस्त 2019 के इससे पहले, इसके बाद का जो हालात बहुत ख़राब हैं, उससे पहले जो है सिर्फ गवर्नर जो है वो इंडिया का हुआ करता था, और तमाम इंतज़ामी ओहदे जो हैं वो इस रियासत के पास, कश्मीर के पास हुआ करते थे। जब हमारे यहाँ ये है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, यहाँ हुकूमत बनाई जाती है और वो अपने पसंद के लोग लाए जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म के ऊपर पाकिस्तान का चीफ सेक्रेटरी है, IG पुलिस है, ऑडिटर जनरल है, उसके ऊपर वो मेजर जनरल, उसे DC कहते हैं मरी, वो उसके ऊपर वो हैं, उसके ऊपर कश्मीर कौंसिल है, उसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। अब मुझे बताएं कि इसके हवाले से ये कहा जाए कि यह आज़ाद हुकूमत है और हमारी हुकूमत जो है वो आज़ाद है, तो लिहाजा कानूनी लिहाज से इसे हम आज़ाद नहीं कह सकते और न ये आज़ाद है। अलबत्ता पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल है और जो पाकिस्तान की मर्ज़ी जिस तरह वो उसको चला रहा है। तो जहाँ तक हमारे अपने लीडरशिप की बात है, मैं आज तक नहीं समझ सका, और मैंने KH खुर्शीद साहब को कई मरतबा ये कहा है कि सर आप ये इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, क्यों जाते हैं असम्बली के अंदर जहाँ इख्तियारात नहीं
یہ محکومی کی زندگی اور محکومی کی سیاست. آپ معذرت جی. میں ادھر قطع کلامی کی معذرت. کے ایچ خورشید صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی بھی جوائن کی تھی. بقول اس بک کے اندر آپ کو ایسے ایسے انکشافات ملیں گے. لیاقت علی خان اور نہرو کی جو بیگمات تھیں وہ دونوں سسٹرز تھیں. تو ایسے کئی سارے سینکڑوں کی تعداد میں، اب اگر میں سارے بتانا شروع کر دوں تو یہ 5-6 گھنٹے کے اوپر ہی ہمارا انٹرویو چلا جائے گا. تو کے ایچ خورشید صاحب کو آپ مانتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں شاید واحد ایسے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے کچھ کام کیا تحریک آزادی کے لیے؟ ادروائز کوئی اور لیڈر ہے اس قابل جس کو ہم کہہ سکیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اس نے کام کیا ہو؟ جناب کے ایچ خورشید جو تھے انہوں نے جب آزاد حکومت جموں کشمیر کے اس کے صدر بنے تو انہوں نے حکومت کو کم از کم اس سسٹم کے مطابق چلایا، اور انہوں نے جو کشمیریوں کو نظریہ دیا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کہ آزاد حکومت جموں کشمیر کو ایک آزاد اور خود مختار کے طور پہ تسلیم کیا جائے، اور پاکستان بھی تسلیم کرے اور اپنے دوست ممالک سے تسلیم کروائے، تاکہ آزاد حکومت ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی نمائندگی خود کر سکے. اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ ایک آزادی کا آسان راستہ ہے کہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر انڈیا کا اپنے زیر قبضہ کشمیر پہ قبضہ برقرار رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا. آپ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ہماری نمائندگی ہونی چاہیے کشمیر کی. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے یا کچھ اور؟ جی ہونا چاہیے، ہماری نمائندگی ہو تاکہ ہم اپنی نمائندگی خود کریں، کیونکہ پاکستان حکومت پاکستان کے جو انہوں نے وکیل بنے ہوئے ہیں آج تک ان کی وکالت جو ہے تو اس نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کیے. آپ معذرت میں ذرا قطع کلام میں اس لیے کہ تھوڑا ہم ٹائم کم ہے، مجھے بتائیں 1947 سے 2023 آج اتنے سال ہو گئے ہیں، تو پاکستان کا آپ مجھے کوئی ایک سیاستدان یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار، کوئی بھی ایسا بندہ کہ جس نے صحیح معنوں میں کشمیریوں کی نمائندگی کی ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، زرداری ہو، نواز شریف ہو، فضل الرحمان، یہ سارے نام کوئی بھی؟ جناب گزارش یہ ہے کہ اگر ہم بانی پاکستان کے اس وقت کے اس موقف کو اگر سامنے رکھیں کہ جب کابینہ مشن کی میٹنگ تھی تو اس میں ہندو کانگریس کے نمائندوں نے کہا کہ ریاستیں جو ہیں انہیں پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کر لینا چاہیے، انہیں آزاد اور خود مختار نہیں رہنا چاہیے، جبکہ مسٹر جناح نے واضح الفاظ میں کہا کہ قانون تقسیم ریاستوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری کا حق دیتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں انہیں آزادی سے محروم کرنے والے. تو وہ ان کا موقف آج تو یہ ان لوگوں کو یہ تو کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشرقی پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے بنگلہ دیش بنا لیا. یہ لوگ تو رہا یہ کہ اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کا کوئی حکمران یا پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کے پالیسی ساز ادارے کسی نے بھی کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری یا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، اس کے منصفانہ حل کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ کوئی موقف اپنایا ہے. اگر ان کے ذہن میں کشمیر کی آزادی اگر ہوتی تو یہ کے ایچ خورشید کے موقف کو ضرور اپناتے. اس میں کم از کم پاکستان کے لیے بچت تھی، پاکستان کا اس میں تحفظ تھا، اور مسئلہ کشمیر کی آزادی کی راہ ہموار تھی. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ لیاقت علی کے وہ جو لیاقت نہرو خفیہ معاہدہ ہے اس کے مطابق یہ وہ چل رہے ہیں، آج تک چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. اگر ہمارے اندر غیرت نہ پیدا ہوئی، آزادی کا جذبہ پیدا نہ ہوا، ہم نے آزادی اور خود مختاری کے لیے سچائی کی بنیاد پر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر یہ چلتا رہے گا. ان کے نظریے عمران خان یہ آپ نے ذکر کیا، تو یہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں اور پاکستان کے کسی بھی ذمہ دار کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو
दफ़ा 370 और 135 एक ख़त्म की गई है। इसमें इमरान खान 100% शामिल है। इसमें किसी किस्म का जो है ना मुबालगा नहीं हो सकती। बाज़ कहते हैं वो जनरल बाजवा भी शामिल हैं, वो भी हो सकते हैं क्योंकि उनके मर्ज़ के बगैर भी कुछ भी नहीं हो सकता। अब मुझे बताएं कि अगर इतने ज़िम्मेदार लोग, उन्हें ये एहसास ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं कता कलामी ये डिस्कशन, क्योंकि जितनी भी डिस्कशन हो रही है तो इससे सवालात काफ़ी सारे निकल रहे हैं। इमरान खान की आपने बात की तो वो तो शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर था, या पूरी कैबिनेट कह रही है कि हमें तो तब पता चला कि जब ये जनरल बाजवा करके आए। तो एनीवेज ये वो वाले क्वेश्चंस हैं कि जिनके आंसर शायद अभी बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ सरेआम सामने, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, क्या से क्या नहीं हो गया 9 में, तो ये कहाँ से होना है। तो बहरहाल कुछ मैं आपसे अब शॉर्ट क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि ये आप जो बुक है 2 या 3 दफ़ा भी आप पढ़ेंगे ना तो फिर दिल करेगा पढ़ने का। ये वाहिद बुक है कि मैं 3 दफ़ा पढ़ चुका हूँ और इनसे मैं मिलता भी हूँ गाए बगाए आके जब टाइम इनके पास हो, लेकिन फिर भी दिल करता है कि ये बुक दोबारा पढूं। सरदार अतीक अहमद खान साहब को, और जो तंज़ो मज़ाक ये है वो भी समझने वाला है। तो सरदार अतीक अहमद खान साहब के बारे में आपने कि 35 नशिस्तों वाली एक ऐसी पार्टी जिसको एक नशिस्त के ऊपर ला के खड़ा कर दिया गाज़ियाबाद। आपने गाज़ियाबाद को जोली चीड़ कहते थे इससे पहले, और उस पर बड़ा तंज़ो मज़ाक लिखा है। पता नहीं शायद मैंने ये ऐसे समझा है या आपने तंज़ किया है कि उसको चेंज करके तो गाज़ियाबाद। तो क्या आपको लगता है कि पहली गोली सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने चलाई थी तहरीक आज़ादी कश्मीर की? जनाब जानते गाज़ियाबाद की बात है, उसका नाम पहले जोली चीड़ हुआ करता था। सरदार क़य्यूम खान साहब ये हम सो उनसे नज़ियाती खिलाफ रखें, लेकिन उन्हें अल्लाह ताला ने खदादार सलाहियतों से नवाजा हुआ था, और जिन सलाहियतों से उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। वो जब सियासत में आगे चले गए, उन्होंने नाम पैदा किया तो उसका नाम तब्दील करके अपने कौम का गाज़ियाबाद रख लिया। तो हम भी कहते हैं गाज़ियाबाद, कभी कभी मज़ाहिया तौर पे गाज़ियाबाद वालों को जोली चीड़ वाले भी कहते हैं। रहा पहली गोली का, तो साफ बात यह है हमारे नुक्ता नज़र से ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये कश्मीर के साथ जुल्म किया था। पहले महाराजा हरी सिंह के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट किया 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद 23 अगस्त को कबाइलियों का लश्कर मेजर जनरल अकबर ख़ान के ज़ेर क़यादत कश्मीर भेज दिया। वो 12 मूले पहुंच चुके थे। 24 अक्टूबर को 12 मूले उन कबाइलियों का कब्ज़ा हो चुका था, और 26 अक्टूबर को महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ ला का मायदा किया। और मैं आपको एक नुक्ते की बात फिर बताना चाहता हूँ, किताब में भी लिखी हुई है कि उस मायदे के अंदर ये बात लिखी हुई है दस्तावेज़ के अंदर कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला जम्मू कश्मीर के अवाम ही करेंगे। इसके मिजाज वही है। इसका मतलब यह है कि वो उसने उसके साथ आखिरी फ़ैसला नहीं किया था। एक बात, अब पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त मेजर जनरल अकबर ख़ान कहते हैं कि जब उसका मायदा हो गया इंडिया और महाराजा हरी सिंह के दरमियान, और उसकी फ़ौजें आ गई एयरपोर्ट पे बाई एयर आ गई, और वो उन्होंने कबाइलियों के पीछे धकेल दिया। यहाँ से मैं पिंडी GHQ गया कि अगर मुझे 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ मिल जाएँ तो इंडिया की फ़ौज जो अंदर आ चुकी है उसे हम घेरे में ले लेंगे, गिरफ़्तार कर लेंगे और एयरपोर्ट को कब्ज़े में ले गए ताकि मतलब आइंदा इंडिया की फ़ौज ना आ सके। तो वहाँ का जो कर्नल थे उन्होंने कहा आपसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रब्ता करना चाहते हैं। जब मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर की जंग में हिस्सा नहीं ले, बराह रास्त हिस्सा नहीं ले सकता। लिहाजा मैंने पूछा कि मेरी क्या पोजीशन रह गई है, जी आप चाहें तो रज़ाकाराना तौर पे काम करें। इसका मतलब ये हुआ कि लियाकत अली ख़ान ने इंडिया की फ़ौज को मौका दिया 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ न देकर, कि उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्ज़ा कर लें।